नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए इंतखाबी अमल बनाया जाए आसान। पार्लिमानी इंतखाबात में शिरकत से बड़े पैमाने पर महरूम होने के बाद किया मुतालबा। पुलवामा और शोपियां में सेब के दरख्तों पर स्केब लगने से काश्तकार परेशान। माहिरीन ने कहा जरासीम कुश अद्वियात का किया जाए छिड़काव। और आलमी योम रेड क्रॉस के मौके पर रियासत भर में तकरीबात का इनेकाद। रियासत में रेड क्रॉस की अहमियत को किया गया उजागर। और खबरों की तफसील। रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात इख्तिताम पजीर हो गए। इन इंतखाबात में कई कश्मीरी माइग्रेंट पंडित अपने क़िराए दही का इस्तेमाल करने से महरूम रहे। जम्मू, दिल्ली और दीगर मुकामात पर मुकीम ये माइग्रेंट या तो एम फॉर्म भर नहीं सके या फिर वोटर लिस्ट से इनके नाम गायब थे। कश्मीरी माइग्रेंटों की मांग है कि उनके लिए इलेक्शन के अमल को आसान बनाया जाए। इन्होंने आने वाले असेंबली इंतखाबात में इस तरह की दुश्वारियों को रोकने के लिए मौसर इक़दाम की मांग की है। उधर माइग्रेंटों के लिए रिलीफ व बाज़ आबादकारी कमिश्नर भी इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से ताउन करने के लिए तैयार है। इनका कहना है कि माइग्रेंटों के हवाले से इनके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं। लाख वोट तो हमारा है ही है, लेकिन इसकी क्या वजह है कि वोट हमारा जो हक जो है डेमोक्रेसी का, जो वोट ही एक ऐसा चीज है जो इजी डाला जाता है। तो कश्मीरी पंडित के लिए एक एम फार्म रखना और वोट न डालना, और जो कि इफेक्ट कार्ड हमारे पास होते हुए भी हमें वोट नहीं डाला दिया गया, इसकी क्या वजह है? इसके पीछे कौन सी एजेंसियां काम कर रही है? जहां तक गवर्नमेंट ने एक क्यूबरसम प्रोसेस रखा है एम फार्म भरने का, एम फार्म भरने के बाद ये वोट रजिस्टर होता है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि एम फार्म का सिलसिला बंद करो। हमारे नाम हमारे जितने भी है कुछ ऑल रजिस्टर्ड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस है, उस बिना पर जो अडल्ट है जो वोटिंग राइट्स में आते हैं उनको वोट डालने दिया जाए, जो नहीं हो रहा है। अगर हमारा डाटा इस्तेमाल किया जाए तो क्योंकि हमारे पास हर एक कुंबे, हर एक फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स हैं, क्योंकि ये तो एक किस्म का मान लीजिए हमारे पास इसको इलेक्टोरल रोल अगर इसमें निकालना हो तो हम आराम से इसमें बना सकते हैं। उसकी अगर अपडेशन हो जाए डिस्ट्रिक्ट उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंडेट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का होता है, वही इलेक्टोरल रोल्स बनाने हैं, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपने डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस करवाने हैं। लेकिन इस चीज को हमारे डाटा को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिला पुलवामा के मेवा बागात में बड़े पैमाने पर सेब के दरख्तों पर स्केब नामी बीमारी फैल रही है। बीमारी की वजह से काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। वहीं महकमा बागवानी के माहिरीन का भी मानना है कि बीमारी पर काबू पाने के लिए मेवा काश्तकारों को तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। जुनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जिला में गुज़िश्ता कुछ रोज से काश्तकार एक बार फिर परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। इन अजला के मेवा बागात में स्कैब नामी बीमारी नमूदार हो रही है। सेब के दरख्तों के पत्तों पर सुर्ख दाग बड़ी तेजी के साथ फैल रहे हैं। रवा साल पत्तों पर स्कैब की बीमारी पहली मर्तबा नमूदार हुई है। हमारा सिर्फ यही रोजी है, सेब की रोजी है। इस साल जो ये बारिशें आई है, बारिशों की वजह से जो हमारे ये फसल इसको सिकेब बोलते हैं, सिकेब बहुत आई है मतलब दरख्तों में, और सेब भी खराब हो चुके हैं। तो कोई मतलब डिपार्टमेंट मतलब ये तवज्जो नहीं दे रहे हैं मतलब इसमें। हम जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। ये हमारे फसल से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इस साल भी पूरे हर किसी बाग में ये बीमारी है। मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस पर ध्यान दें। दूसरी जानिब महकमे बागवानी के माहिरीन का कहना है कि रवा साल मौसमी तब्दीलियों के बायस ये बीमारी नमूदार हुई है। उनका कहना है कि बीमारी पर काबू पाने के लिए मेवा बागात में अद्वियात का छिड़काव करना जरूरी है। और आपकी वसादत से भी हम वही एडवाइस करते हैं उनको कि वो इमीडिएटली जो पूरे के पूरे गाँव हैं एक साथ निकलें, इसको एक चैलेंज समझे और अपने बागात में इमीडिएटली स्प्रे स्टार्ट करें। उसके लिए जो हमारी रिकमेंडेशन है उनमें डिफरेंट फाइसाइड्स हम रिकमेंड करते हैं। रवा साल वादी कश्मीर में मुसलसल बारिशों से पहले ही बागवानी और ज़राई शोबा काफी मुतासिर हुआ है। मेवा बागात में पत्तों पर तेजी से फैल रहे स्कैब बीमारी ने इस सनत से जुड़े अफराद को मजीद मुश्किलात से दो चार किया है। ईटीवी न्यूज पुलवामा। महकमा कमर्शियल टैक्सेस चेक पोस्ट लोअर मुंडा
قاضی گنڈ نے ایک اہم کارروائی کے دوران وادی کے اندر ناجائز طریقے سے لائی جا رہی 72 کوئنٹل پولیتھین کو ضبط کر لیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک ٹرک کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ محکمہ کمرشل ٹیکسز نے اس سے قبل سینکڑوں کوئنٹل پولیتھین کو ضبط کرتے ہوئے پولوشن کنٹرول بورڈ کے حوالے کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ ریاستی ہائی کورٹ نے پہلے ہی وادی میں پولیتھین کے استعمال پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ جیسے ہم نے 300 بیگز جو بینڈ پولیتھین ہے وہ ریکور کیا ہے، جس کا کل وزن جو ہے قریب 72 کوئنٹل ہے۔ تو ڈرائیور کے خلاف، گاڑی کے مالک کے خلاف ہم نے ویٹ ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کی ہے اور اس کے خلاف کیس رجسٹرڈ کیا ہے۔ تو یہ رواں مالی سال کے دوران تیسرا موقع ہے جب ہم نے اتنی بڑی مقدار میں پولیتھین جو ہے ریکور کی۔ ادھر لکھن پور ٹول پوسٹ پر بھی محکمہ ایکسائز نے غیر قانونی طور پر ریاست میں لائی جا رہی 5100 کوئنٹل پولیتھین کو ضبط کر لیا ہے۔ سلسلے میں ایک ٹرک کو بھی ضبط کیا گیا ہے۔ ضبط شدہ ٹرک میں تازہ پھل بتایا جا رہا تھا۔ تاہم تلاشی کے دوران ٹرک سے پولیتھین برآمد ہوئی۔ اس کارروائی میں پولیس، ڈپٹی ایکسائز کمشنر اور ایکسائز و ٹیکسیشن کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ لکھن پور ٹول پوسٹ پر یہ اپنی نوعیت کی اہم ضبطی ہے۔ راجوری میں واقع بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا ایک انجینئرنگ طالب علم ایک مقامی دریا میں ڈوب گیا۔ ہارون رشید نامی یہ طالب علم بی ٹیک فائنل ایئر میں زیر تعلیم تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہارون پھسل کر دریا میں گر گیا۔ اس واقعے کی خبر ملتے ہی پولیس اور فوج حرکت میں آ گئی۔ 5 گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد دریا سے اسے باہر نکالا گیا۔ پہلگام میں ایک دلدوز سانحے میں گجرات کی ایک سیاح دریائے لیدر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب گجرات سے آئے سیاحوں کا ایک گروپ دریائے لیدر میں ریفٹنگ کر رہا تھا۔ اس دوران ایک ریفٹنگ بوٹ اچانک پلٹ گئی اور اس میں سوار ایک خاتون سیاح پانی میں گر گئی۔ خاتون کو فوری طور پر پہلگام اسپتال پہنچایا گیا، تاہم تب تک وہ دم توڑ بیٹھی تھی۔ مہلوک سیاح کی شناخت بھاؤ نگر گجرات کی ارشا شاہ کے طور پر ہوئی ہے۔ سیاحوں کا الزام ہے کہ پہلگام میں ریفٹنگ سروس چلا رہی کمپنیوں کی لاپرواہی سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ صبح ہم رافٹنگ کے لیے گئے تھے، وہاں قریباً 12:30 بجے تو سٹارٹ ہونے کے بعد یہ درگھٹنا ہوئی۔ جو بوٹ تھی وہ پلٹ گئی اور پلٹنے کے بعد یہ پانی میں چلے گئے تھے۔ رافٹنگ میں جو 4 پرسن رہتے ہیں تو اس کے ساتھ 4 گائیڈ رہنا چاہیے، تو ہمارے ساتھ ان کو ساتھ صرف 2 ہی گائیڈ تھے۔ اگر ایسا گھٹنا ہوا تو 4 آدمی جب ساتھ میں تھے تو 4 لوگ اس کے ساتھ میں رہنا چاہیے جو اس کو بچا سکے۔ حریت کانفرنس کے چیئرمین مولوی محمد عمر فاروق آج نواکدل سری نگر گئے۔ میر وائز نے 30 اپریل کو حفاظتی عملے کی فائرنگ میں مارے گئے ایک نوجوان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسپتال پہنچ کر زخمیوں کی بھی عیادت کی۔ پٹن علاقے میں آتش زدگی کی ایک واردات میں 3 مکان جل کر خاکستر ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق آگ ایک رہائشی مکان سے نمودار ہوئی جس نے نزدیک کے دیگر 2 رہائشی مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تاہم فائر بریگیڈ اور مقامی لوگوں کی بروقت کوششوں سے آگ پر فوری قابو پا لیا گیا۔ ادھر مڈل اسکول ڈانی پاوا میں بھی اچانک آگ نمودار ہوئی، تاہم پولیس اور فائر بریگیڈ اہلکاروں نے آگ کو فوراً بجھا دیا۔ اس کارروائی میں اننت ناگ پولیس کا ایک ایس پی او بھی معمولی طور پر زخمی ہوا ہے۔ اپنے ایک کمرے میں سے کہ لائٹ زور سے مطلب نظر آئی کہ لائٹ کیسے میں نے کہا کوئی پاور سسٹم تو نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور جب میں نے دیکھا نہیں کہ کمرے میں مطلب آگ کے جھول نکل رہے ہیں اور دروازہ کھولا تو میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس میں سر میرا لاکر تھا، بہت سارے سامان تھا، بیوی کپڑے وغیرہ، سونا پیسہ جتنا بھی میرا تھا اس میں ساتھ ہی تھا۔ اس کے بعد پتہ بھی نہیں چلا یہ آگ کیسے لگی کیسے نہیں لگی۔ سلنڈر کوئی اوپر تھا نہیں، اوپر جو تھا مگر خالی یہی کپڑے تھے۔ ضلع کولگام کے کیمو علاقے میں قائم ہائر سیکنڈری اسکول کے طلباء کو اسکولی عمارت کی عدم دستیابی کی وجہ سے کافی مشکلات درپیش ہے۔ ہائر سیکنڈری اسکول کیمو میں اس وقت تقریباً 800 طلباء کے لیے صرف 8 کمرے ہیں۔ سال 2003 میں اسکول کا درجہ بڑھایا گیا اور اسکول احاطے میں ایک عمارت تعمیر تو کی گئی، مگر اب عمارت کو غیر محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ لوگوں کی مانگ ہے کہ علاقے میں ایک اور ہائر سیکنڈری اسکول قائم کیا جائے۔ یہاں پر میٹنگ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ ہم 1 ہفتے سے باہر پارک میں کلاس دے رہے ہیں، اور دوسری بات ہے یہاں پر توڑ پھوڑ جب ہوتی ہے تو اس کی مرمت جلد سے جلد نہیں ہوتی۔ یہاں اسٹاف کی بھی پرابلم ہے۔ یہاں کامرس فیکلٹی ہے، اس کا ایک ہی ٹیچر ہے، اکاؤنٹس بھی ایک ہی ٹیچر پڑھا دی، انٹرپرینور بھی اینڈ بزنس اسٹڈیز بھی، اینڈ یہاں پیانس کی پرابلم ہے۔ یہاں مطلب صفائی کا کوئی خاص خیال ہی نہیں ہے۔ کسی ڈیولپمنٹ نہیں یہاں
बिल्डिंग बनाई है इसको गिरने के बहुत इम्कान है और इसकी वजह से यहाँ पर जामलिंग हो रही है और पढ़ाई इसी तरह से नहीं होती। जिला पुलवामा के नक्सल इलाके में एक निजी स्कूल के तालिब इल्मों ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। तालिब इल्मों ने पुलवामा शोपियां शाहराह पर धरना देते हुए कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत को रोके रखा। एहतजाजी तालिब इल्मों ने कहा कि स्कूल इंतजामिया भारी फीस वसूल करता है, लेकिन स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। आमदनी 3 लाख की आती है, लेकिन नहीं टीचर को यहाँ पर पे पूरी दी जाती है और नहीं स्टूडेंट्स को फैसिलिटी अवेलेबल है और हम इसलिए हमारे मांगे पूरी करो और हमारा फीस कम किया जाए। यहाँ पर फैसिलिटी कोई भी नहीं है, यहाँ बेसिक फैसिलिटी नहीं है, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ के पानी की भी फैसिलिटी नहीं है। नाज़रीन, टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। आलमी रेड क्रॉस डे के मौके पर श्रीनगर में कई तकारीब का इनेकाद हुआ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से श्रीनगर में मुनक़िदा एक तकरीब में मुकर्ररीन ने सोसाइटी के कामकाज को उजागर करते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आए। इस तकरीब में कई वॉलंटियरों के अलावा स्कूली तलबा और तालिबात ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी रोमा वानी ने कहा कि नागाहानी आफात के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। मजबूरी होती है बीमारी के टाइम पे, या कोई बच्चा होता है पढ़ नहीं पाता है, तो ये छोटी छोटी चीजें लेके देखा गया है कि रेड क्रॉस ने आज तक काफी घरों में काफी कुम्मों को राहत पहुंचाई है। और ये रेड क्रॉस कोई किसी पे मेहरबानी नहीं करता है, रेड क्रॉस खुद लोगों का ही है। वो जो बच्चा 5-5 रुपया स्कूल में फी दे देता है साल में एक बार, या कोई मुलाजिम आकर यहाँ पे दे देता है कोई 50-100 रुपए, यही जमा होकर वापस फिर हमारी ही लोगों के काम आते। उधर एसपी कॉलेज श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी श्रीनगर की तरफ से भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर फारूक अहमद शाह मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस तकरीब में तलबा और तालिबात ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने रियासत में रेड क्रॉस के कामकाज का खुलासा किया। ईटीवी से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में रेड क्रॉस का एक अहम रोल है और ये सोसाइटी लोगों को बर वक्त इमदाद पहुंचाने में पेश रहती है। खुसूसियत है बिकॉज वी आर प्रोन टू मनी थिंग्स, जिसमें हमारा जो यहाँ है, एक तो ये जो हमारी रियासत एक सिस्मिक जोन है, इसके साथ फ्लड्स का हमेशा यहाँ खतरा रहता है। और हमारी और जैसे आपको मालूम है कि विंटर में काफ़ी जो है जगहों पर आग की वारदात होती है और एक्सीडेंट्स का भी खतरा रहता है, तो इसमें हमारा ज़्यादा रोल बनता है। उधर जम्मू में आलमी यौम रेड क्रॉस के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया। रेड क्रॉस के जम्मू यूनिट ने इस सिलसिले में पुलिस ऑडिटोरियम जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर डीसी जम्मू शांतमनु मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने मुख्तलिफ रजाकारों और गैर सरकारी तंजीमों पर जोर दिया कि वो कुदरती आफात से मुतासरा लोगों तक पहुंचे। इन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों के मुतासरीन की जानिब खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। इसी दौरान करगिल में भी रेड क्रॉस डे के सिलसिले में एक रैली निकाली गई। इस रैली में रेड क्रॉस सोसाइटी करगिल के कारकुनों और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। रैली गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हारमोज से शुरू हुई। रैली में सैकड़ों की तादाद में शुरका मौजूद थे। इस मौके पर रेड क्रॉस से वाबस्ता एहलकारों ने तलबा को तंजीम के मुख्तलिफ फलाही और बाज़ाबादकारी कामों से मुतालिक जानकारी दी। रेड क्रॉस डे के मौके पर खनाबल अनंतनाग में JNK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की जानिब से माजूरों के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद और बच्चों ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने सरकार की जानिब से वज़ा करदा मुख्तलिफ स्कीमों की जमीनी सतह पर मुकम्मल निफाज पर जोर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद भी जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को उनके हुकूक से महरूम रखे जाने पर हैरत का इजहार किया। इस मौके पर रेड क्रॉस यूनिट अनंतनाग ने जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों के लिए एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया।
ریڈ کراس کے عالمی دن کے موقع پر اننت ناگ کے ضلع اسپتال میں خون کے عطیے کا ایک کیمپ منعقد کیا گیا۔ کیمپ کا افتتاح اننت ناگ کے ضلع ترقیاتی کمشنر سواگت بسواس نے سی ایم او اننت ناگ کے ہمراہ کیا۔ اس موقع پر عام لوگوں کے ساتھ ساتھ میڈیا اہلکار، اسپتال ملازمین، پولیس اور دیگر سرکاری اہلکاروں کے علاوہ ڈی سی اننت ناگ نے بھی خون کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر ڈی سی اننت ناگ نے کہا کہ ریڈ کراس کا دن لوگوں میں احساس انسانیت اور مفلسوں و ناداروں کی مدد کرنے کا جذبہ عام کرتا ہے۔ شوپیاں میں بھی اس سلسلے میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول شوپیاں میں ایک روزہ جانکاری کیمپ منعقد کیا گیا۔ کیمپ میں ضلع ترقیاتی کمشنر بشیر احمد بٹ مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر ریڈ کراس کے عہدیداروں نے ریڈ کراس کے بارے میں طالب علموں کو جانکاری فراہم کی۔ طالب علموں کو اس موقع پر قدرتی آفات کے دوران بچاؤ کارروائی کی بھی تربیت دی گئی۔ بعد میں ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں نے رضاکارانہ سرگرمیوں میں بہتر کارکردگی دکھانے والے طالب علموں کو اعزاز سے نوازا۔ جہاں وادی بھر میں ریڈ کراس دن کے موقع پر تقریبات کا اہتمام کیا گیا، وہیں اننت ناگ میں جسمانی طور پر معذور افراد نے ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہوں نے جسمانی طور پر معذور افراد کے حقوق کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں ڈی سی اننت ناگ اور ضلع انتظامیہ کے دیگر افسران کو مدعو کیا تھا، لیکن ان افسران میں سے کسی نے بھی اس تقریب میں آنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ مظاہرین نے کھانا بل سے ڈی سی آفس تک احتجاجی مارچ کیا اور ٹریفک کی آمد و رفت میں رخنہ ڈالا۔ ادھر ڈوڈا میں بھی ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں مختلف صحافیوں، دانشوروں، سماجی کارکنوں اور اساتذہ نے ریڈ کراس کے قیام اور اس کے پروگراموں کے بارے میں جانکاری دی۔ اے ڈی سی ڈوڈا امام الدین سیمینار میں مہمان خصوصی تھے۔ اے ڈی سی ڈوڈا نے سیمینار میں حصہ لینے والے طلباء میں انعامات و اسناد بھی تقسیم کیے۔ ادھر ڈوڈا میں ہی سوشل ورکر فورم نامی ایک غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے آنکھوں کے علاج کا مفت کیمپ منعقد کیا گیا۔ ڈی سی ڈوڈا مبارک سنگھ نے کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سینکڑوں مریضوں کا مفت معائنہ کیا گیا اور مفت دوائیاں بھی فراہم کی گئیں۔ اس موقع پر کچھ مریضوں کا مفت آپریشن بھی کیا گیا۔ لوگوں نے اس اقدام کی ستائش کی۔ اسی دوران پونچھ میں بھی اس دن کے سلسلے میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں ریڈ کراس سوسائٹی پونچھ کی جانب سے ایک ریلی بھی نکالی گئی۔ ریلی میں کئی اسکولوں کے طلباء اور اساتذہ نے شرکت کی۔ ریلی کے دوران شرکاء نے ریڈ کراس کی اہمیت اور اس کے پروگراموں کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ ٹی وی اردو کشمیر کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ای ٹی وی اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی اردو کشمیر۔ ضلع گاندربل کے سونمرگ علاقے میں قائم پبلک ہیلتھ سینٹر ناکارہ ہو کر رہ گیا ہے۔ برفباری سے اس ہیلتھ سینٹر کی عمارت کا ایک حصہ ٹوٹ گیا ہے، وہیں یہاں دیگر سہولیات کا بھی فقدان ہے۔ 7 ماہ کی ہجرت کے بعد سونمرگ و ملحقہ علاقوں کے لوگ واپس اپنے علاقے لوٹ چکے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ سیاحتی اعتبار سے بھی کافی اہمیت کا حامل ہے اور ایسے میں یہاں ہیلتھ سینٹر کی کافی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ای ٹی وی نے متعلقین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ سامبا میں لوگوں نے ایک 12 سالہ لاپتہ بچے کی تلاش میں پولیس کی ناکامی کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ 7ویں جماعت کا طالب علم وشال شرما گزشتہ 4 روز سے لاپتہ ہے اور پولیس اس کی تلاش میں کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں کر رہی ہے۔ ایس ڈی پی او وجے پور شمشیر سنگھ کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی بچے کی تلاش میں جٹ چکی ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر ڈوڈا مبارک سنگھ نے عوام کی شکایت پر ٹھاٹری اور بٹیاز کے راشن اسٹوروں کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے راشن کی جانچ کی۔ مبارک سنگھ نے عوام کو فراہم صاف ستھرا راشن فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ ساتھ ہی انہوں نے ٹھاٹری میں بلاک ڈیولپمنٹ اور عوامی تقسیم کاری کے افسران و ملازمین کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کی۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف اداکار اور ہدایت کار مشتاق کاک کا کہنا ہے کہ وہ ورکشاپس کے ذریعے ریاست کے نوجوان نسل میں چھپی اداکاری کے ہنر کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ تام کاک کو ملال ہے کہ جموں کشمیر کی مقامی زبانوں میں ورلڈ کلاسک ڈرامے موجود نہیں ہیں۔ جموں میں ای ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کاک نے کہا کہ متعلقہ افراد نے نئی نسل کے لیے لٹریچر کے نام پر کچھ بھی میسر نہیں کیا ہے۔ آداب و سلام۔ آج ہمارے ساتھ ریاست جموں کشمیر کی ایک عظیم شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میرے ساتھ ہیں مشتاق کاک صاحب۔ مشتاق کاک صاحب، آپ کا خیر مقدم۔ مشتاق صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے، فلموں تک سے تھیٹر تک سے اب تک کا سفر، اس کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ فلموں کا سفر، تھیٹر کا سفر، مطلب
सिर्फ गाड़ियां बदलते रहे, सफर वही रहा। कभी बड़ी गाड़ी थी, कभी छोटी गाड़ी थी। मैं शुरुआती दौर में थिएटर से जुड़ा हुआ था और घर से मैं एक एक्टर बनने के लिए निकला था। कुछ दौर काम करने के बाद हमारे ग्रुप में जो मेरे उस्ताद थे स्वर्गीय रतन कलसी जी, वो गुजर गए और ग्रुप में कोई नहीं था, तो ग्रुप को संभालने की जिम्मेदारी मेरे पे आई। तो एक किसी दोस्त ने कहा यार तुम डायरेक्शन कर लो। तो मैंने कहा यार डायरेक्शन का मेरा दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, मैं तो घर से एक्टर बनने आया हुआ हूँ। पर ये एक्टर के साथ मुझे डायरेक्टर नहीं बनना है। नहीं, आप डायरेक्टर बनना नहीं है, लेकिन क्या करें, ग्रुप को तो चलाना है। तो तब ये डिसाइड हुआ कि मैं प्ले डायरेक्ट करूंगा। तो तब मैंने जो पहला प्ले डायरेक्ट किया वो था डॉक्टर शंकर शेष का आधी रात के पार। प्ले पढ़ने में बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया प्ले, लेकिन आधा घंटा प्ले सही चलने के बाद मैं भूल गया, क्योंकि एक्ट भी कर रहा था, भूल गया। और भूलने के बाद इम्प्रोवाइजेशन चलने लगी, करते करते 1.5 घंटा पूरा हो गया। और वो मेरा पहला नाटक एज ए डायरेक्टर सुपर फ्लॉप। अगर वो ड्रामा तब सुपर फ्लॉप नहीं होता, आज मैं आपके साथ आज के मुश्ताकात नहीं होते। बाहर काम करता रहा, बाहर ड्रामे करता रहा। उसके बाद मैं श्रीराम सेंटर का नाज़रीन, मुश्ताक काक के साथ ये तफसीली बातचीत आप कल सुबह 7:30 बजे हमारे प्रोग्राम ETV उर्दू कश्मीर में देख सकते हैं। नाज़रीन, ETV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही, लेंगे छोटा सा वक्त, पर वक्फे के बाद देखिए खास बात। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। पाम स्प्रिंग, हुम्हावा एयरपोर्ट रोड, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। कानून ने हमें दिया है हक जीने का, सेहत का, तालीम का, जानकारी का। एक हक और दिया है, राय देही का। वोट जरूर दीजिए। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इंडियन मुजाहिदीन के मुश्तबा सरगना यासीन भटकल और असदुल्ला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। दिल्ली जामा मस्जिद धमाका केस में बनाया मुल्ज़िम। आसाम के तशद्दुद ज़दा इलाकों में सिक्योरिटी दस्तों को मुस्तकिल तौर पर किया जाए तैनात। वज़ीर आला तरुण गोगोई का ऐलान। केरला में जल्द ही कायम होगी अरबी यूनिवर्सिटी। हायर एजुकेशन काउंसिल का प्रोजेक्ट रियासती हुकूमत को पेश। और कर्नाटक उर्दू एकेडमी की वेबसाइट पर चेयरमैन अब भी खलील मामून। एकेडमी की सरगर्मियां पूरी तरह से ठप। सबसे पहले आज की बड़ी खबर।
गोवा के मडगांव में आज शाम हुए एक धमाके में एक शख्स हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओपी मिश्रा ने वाकये की तौसीक की है। जांच के लिए गोवा क्राइम ब्रांच की टीम जाए वक़ूफ़ पर रवाना हुई है। फौरी तौर पर धमाके की वजूहात का पता नहीं चल सका है। पुलिस ज़राए के मुताबिक चंदोर गांव में एक मकान में ये धमाका हुआ है। पुलिस ने इलाके का घेराव कर लिया है और बम स्क्वाड भी मुकाम पर पहुंचने वाला है। दो 2010 के जामा मस्जिद बम धमाका केस में दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के शरीक बानी यासीन भटकल और उसके साथी असदुल्ला अख्तर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में कहा गया है कि दौलत मुश्तरका खेलों में शिरकत से गैर मुल्की बाशिंदों को रोकने के लिए यह हमला किया गया था। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने अदालत को बताया कि मुलजिमीन ने 2010 दौलत मुश्तरका खेलों के दौरान मुल्क के शबीह को बिगाड़ने के मकसद से ये साजिश रची थी। एडिशनल सेशन जज दिया प्रकाश के रूबरू चार्जशीट पेश की गई है। मामले की अगली समाअत 22 मई को मुकर्रर है। बिहार के बोधगया से कल पकड़े गए मुलजिम यासिर अम्मार को जयपुर मुंतकिल करने के बाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी अदालत में पेशी हुई। जयपुर की जिला अदालत ने अम्मार को 7 दिन की पुलिस तहवील में देने का हुक्म दिया है। एटीएस का दावा है कि यासिर अम्मार को मुलजिम वकार मारूफ से मिली जानकारी की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार मोहम्मद सज्जाद, आकिब, उमर और वहीद की अदालती तहवील में 22 मई तक तौसीह कर दी गई है। राजस्थान एटीएस का कहना है कि पूछताछ में अहम मालूमात मिलने की उम्मीद है। आसाम के वजीर आला तरुण गोगोई का कहना है कि तशद्दुद ज़दा इलाके मटाड और कार्बी एंगलोंग में मुस्तकिल तौर पर खुसूसी हिफाजती दस्तों को तैनात किया जाएगा। हिफाजती दस्तों में मुतासिरा इलाकों के अहलकार भी शामिल रहेंगे। आसाम के वजीर आला तरुण गोगोई ने सख्त सिक्योरिटी के बीच तशद्दुद मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए आरजी कैंपों में मुकीम अफराद से मुलाकात की। इस दौरान तरुण गोगोई ने कहा कि मासूम अफराद की हलाकतों को रोकने के लिए मुनासिब सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आसाम के वजीर आला ने कहा कि तशद्दुद से मुतासिरा इलाकों में मुस्तकिल तौर पर रियासत के ही खुसूसी हिफाजती दस्तों को तैनात किया जा रहा है, जिनमें मुतासिरा इलाकों के अहलकार भी शामिल रहेंगे। इन्होंने कहा कि मुसल्लह हिफाजती दस्ते किसी भी किस्म के सिक्योरिटी बहरान से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। इस दौरान रिलीफ कैंप के मुतासरीन ने कहा कि अगर तशद्दुद ज़दा इलाकों में मुनासिब तादाद में सिक्योरिटी एहलकार पहले से मौजूद रहते तो इतने बड़े पैमाने पर इंसानी जानों को ज़ाया होने से रोका जा सकता था। वादे है कि बोडो इंतहा पसंदों के मुतादिद हमलों में मखसूस तबके के 3 दर्जन से ज्यादा मासूम अफराद हलाक हुए हैं। मुतासरीन ने बक्सा जिले के बेकी नदी के करीब मुस्तकिल सिक्योरिटी कैंप के क़याम का मुतालबा किया है। ताहम जिला इंतजामिया ने फिलहाल वहां आसाम पुलिस के क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया है। कोकराझार में कर्फ्यू से तलबा की तालीम भी शदीद तौर पर मुतासिर हो रही है। कर्फ्यू के बायस इलाके के सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद हैं। हालांकि इंतजामिया की जानिब से कर्फ्यू में कुछ वक्त के लिए नरमी दी जा रही है, ताहम इसके बावजूद तलबा स्कूल या कॉलेज जाने से कासिर है। औलिया तलबा ने इंतजामिया से कर्फ्यू के औकात में तब्दीली और साथ ही सलामती सूरत हाल की बरकरारी के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इदारा शरिया ने आसाम में हुए तशद्दुद के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। रांची में मीडिया से बात करते हुए इदारे के नाज़िम आला ने इस तशद्दुद को मरकजी व रियासती हुकूमत की नाकामी से ताबीर किया है। इदारा शरिया की जानिब से PMO और वज़ारत दाखिला को मकतूब रवाना किया गया है। सख्त मजम्मत करता है और लोगों को अमन के साथ रहने की तलकीन करने के साथ साथ मुसलमानों के साथ हो रहे लगातार जुल्मों सितम की रोकथाम के लिए मरकजी सरकार पहल करे। इदारे शरिया झारखंड ने सेंट्रल गवर्नमेंट ये PMO को लिखा है लेटर इस सिलसिले में और वजीर दाखिला को भी लिखा है। वहाँ के DGP, आसाम के DGP और आसाम के वजीर आला को भी चिट्ठी लिखा है और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बनारस में बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली में मुस्लिम तबके के लोगों ने भी शिरकत की। शुरका का दावा है कि इनका ताल्लुक जमात उलमा से है और ये जमात मुल्क भर में फैली हुई है। एक शख्स ने खुद को जमात का तर्जुमान बताया। इस मौके पर ETV नुमाइंदे ने इनके ख्यालात जानने की कोशिश की। सब पूरे भारत से यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। जमात उलमाए हिंद के तमाम लोग आप देख सकते हैं पूरे भारत के कोने कोने से यहाँ आए हैं और मोदी के समर्थन में ये लोगों से वोट मांगेंगे। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आप कहाँ से आए। मेरा नाम शुएब कासमी है
मैं जमात उलमा हिंद से हूँ, और नरेंद्र भाई मोदी जिनके बारे में पूरे देश में दुष्प्रचार किया गया था, उनके बारे में बहकाने की, फुसलाने की बातें की गई थी। नरेंद्र भाई मोदी ने जो पूरे देश के सामने अपने तकरीरों में जो बातें रखी है, उसके अंदर उन्होंने पूरे देश की बात की है, पूरे देश के विकास की बात की है। उन्होंने साफ साफ कहा है, सबको साथ लेके चलूंगा, बुरे मन से कोई काम नहीं करूंगा, पूरे देश का विकास करूंगा। आप बताइए कि कहाँ से आप आए और क्या? जमात उलमा हिंद जो एक मजहबी पेशवाओं का संगठन है, पूरे भारत में फैला हुआ है, उसी का मैं प्रवक्ता और तर्जुमान हूँ। हम लोग मोदी जी को सपोर्ट करने का हमने ऐलान किया है, और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ये खुराफात और गलतों से पाक करना चाहते हैं। ये इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस ने तकरीबन 65 साल से दुष्प्रचार किया है, गलत अनाउंसमेंट किए हैं। वो कांग्रेस जिसने एंटी मुस्लिम तकरीबन 34,000 फसादात कराए, एंटी मुस्लिम मेरठ, मौलाना आजमपुरा, उन फसादात के कमीशन बने, उन कमीशनों ने रिपोर्टें दी और मुजरिमों की निशानदेही, जालिमों, कातिलों की निशानदेही की, लेकिन उनको सजा आज तक नहीं सुनाई गई। जबकि गुजरात में जो हुआ वो खराब था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वहाँ मुजरिमों को सजा मिली। माया कोडनानी जैसे लोग जेल में हैं, बाबू ये वे कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो भारत के कोने कोने से आए हैं, इनका एक ही कहना है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। कैमरा पर्सन आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, ATV न्यूज, वाराणसी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी मुल्क की 29वीं रियासत में पहली हुकूमत तश्कील देने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में अक्सरियत न मिलने पर CPI और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद करने पर गौर करने की कोशिश कर रही है।